हम जानते हैं कि आने वाले समय में हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी, हम पीने का पानी कहां से लाएं, हम अपने जंगलों को कैसे बचाएं, हम अपने नौलेधारों को दोबारा रिचार्ज कैसे करें, हम पर्यावरण संरक्षण में अपनी भागीदारी कैसे निभाएं। ये ऐसे सवाल हैं जिनका देर सबेर हमें जवाब ढूंढना ही होगा, क्योंकि मानव ये भूल चुका है कि उसका अस्तित्व प्रकृति से है। हम तभी तक हैं जब तक प्रकृति है। मैं फिर कहना चाहता हूं, प्रकृति हमसे नहीं है, हम प्रकृति से हैं। लेकिन कुछ लोग समाज में शानदार काम कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ पानी बचाने को लेकर, नदियों को दोबारा पुनर्जीवित करने को लेकर, लाखों पेड़ पौधे लगाने को लेकर जन भागीदारी का एक नया मॉडल खड़ा कर रहे हैं। मैं आज जिन शख्स से आपको मिला रहा हूं, वो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं आदर्श इंटर कॉलेज सुरई खेत में, और लेकिन पर्यावरण में उनकी आत्मा बसती है। मोहन कांडपाल जी देवभूमि डायलॉग के मंच पे जुड़ चुके हैं। हम पहाड़ में मां साहब कहते हैं। मां साहब, बहुत बहुत धन्यवाद देवभूमि डायलॉग से जुड़ने के लिए आपका। मैं सबसे पहले जानना चाहता हूं, एक लंबा अरसा हो गया, कई दशक आपको बीत गए हैं कि आप पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। कब आपको लगा कि साहब आने वाला समय जो है वो हम सबको मिलकर भागीदारी निभाकर अपने पर्यावरण को बचाना होगा, अपने नौलेधारे को बचाना होगा? मेरे को बचपन से ही पर्यावरण के प्रति काम करने का शौक था। मैं कानपुर महानगर में रहता था। केजी टू एमएससी मैंने कानपुर महानगर से किया, और एमएससी करने के बाद मैं अपने गांव में आ गया सीधे। और उसके बाद मैंने गांव के अंदर बहुत सारे पर्यावरण की सुरक्षा के लिए काम किए, पेड़ लगाने के लिए काम किया, बच्चों के साथ जुड़ करके जगह जगह जंगल बचाने के लिए काम किया। उसी के साथ ही जब बहुत सारी मीटिंग, बहुत सारी विचार विमर्श के बाद ये निकल के आया था कि 1990 में ये निकला था कि क्यों जब तक महिलाएं आगे नहीं आएंगी तब तक यहाँ के पर्यावरण नहीं बच पाएगा। उसी के तहत मैंने यहाँ पर लगभग इस अपने क्षेत्र में 82 गांव के महिला संगठन बनाए, और उन संगठनों के माध्यम से जगह जगह पर महिलाओं को के श्रमदान से पेड़ लगाने का अभियान चलाया। उसी बीच में हम लोग जल संरक्षण पर काम कर रहे थे। पानी के लिए जगह जगह जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र में पानी की कमी हो रही थी, जब मैं आया था तब पानी की बहुत कमी थी 1990 में। मैं स्वयं कानपुर महानगर से आने के बावजूद लगभग 3 किलोमीटर दूर संडे के दिन नहाने के लिए जाता था रिस्कन नदी में, जबकि मेरा गांव जो है थोड़ा 3 किलोमीटर ऊंचाई पर था। केवल मैं संडे को ही ठीक से नहा पाता था। मुझे याद है, मैं एक बार कक्षा अपने ही गांव में मैंने ये बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था, तो कक्षा 3 की एक किताब में लिखा हुआ था, रोज नहाना चाहिए, रोज मुंह धोना चाहिए, रोज साफ सफाई करने चाहिए। तो मुझे एक 3 में पढ़ने वाले बच्चे ने कहा था, माँ साहब या पीड़ा लीजिए पढ़ने हैं और तुम नड़े बात कर। वो बच्चे की बात मुझे आज भी याद है। और उसके बावजूद हम लोग ने उसको कैसे कर सकते हैं, कैसे और हम लोग सुधार कर सकते हैं अपने क्षेत्र में, इसको लेकर के जगह जगह जो है पर्यावरण के प्रति जागृति लाने के साथ साथ विशेषज्ञों का मानना था कि जब तक चौड़ी पत्तीदार वृक्ष नहीं लगेंगे तब तक इस क्षेत्र में पानी नहीं बढ़ेगा। तो उसके लिए हम लोग ने बांज के पौधों को लगाने का प्रयास किया। सबसे पहले हमने अपने इंटर कॉलेज से शुरू किया, और अपने इंटर कॉलेज में बच्चों के साथ जुड़ करके हम लोग ने ये जो है पेड़ पौधे जो है लगाने प्रारंभ किया। हमारी फर्स्ट मीटिंग जब हुई थी पेड़ पौधों को लगाने के लिए, तब हमारे जब मैंने रिक्वेस्ट की थी तो डॉक्टर डी पंत जो पहले कुलपति थे कुमाऊं यूनिवर्सिटी के, वो भी आए थे, और उन्होंने भी हम लोग को प्रेरित किया था। मुझे पता लगा कि आपने 1 लाख से ज्यादा पेड़ अब तक लगाए हैं। आज तक हम लोग ने लगभग महिलाओं और बच्चों के माध्यम से 1 लाख से अधिक पौधे लगाए हैं इस क्षेत्र में। और कौन कौन से पौधे लगाए हैं? बांज का पौधा, और बांज, उतीस, देवदार और घिमल, इसके पौधे सबसे ज्यादा मात्रा में। तो जब आपने ये जन भागीदारी का मॉडल शुरू किया, इसका क्या प्रभाव देखने को मिला आपके क्षेत्र में? देखिए, इसमें सबसे ज्यादा जन भागीदारी का यह था कि महिलाओं में बहुत उत्साह था। महिलाएं चाहती थी कि हमारा समाज में, हमारे गांव अच्छा हो। एक वक्त की याद है मुझे 2000 के आसपास की, कि हमारे जो 82 महिला संगठन थे
उन गांवों में महिलाओं में होड़ मच गई थी कि सबसे ज्यादा हमारा महिला संगठन पेड़ लगाएगा। ये सबसे ज्यादा उसमें विशेषता थी। और जो छोटे छोटे बच्चों के लिए हम लोग संध्या केंद्र चलाते थे, शाम को पर्यावरण शिक्षा संध्या केंद्र, वो बच्चे जो हैं बेकार के पॉलीथीनों को एकत्रित कर करके उनकी एक नर्सरी बनाया करते थे और उन पौधों को जगह जगह लगाया करते थे। आज वो पेड़ बहुत बड़े हो गए हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं उसमें से अब जो नौकरी करने लगे हैं, वो लोग कहते हैं कि ये पेड़ मैंने लगाया था और ये पेड़ जो है हमारे, वो उसको उसके साथ फोटो खिंचाते हैं, लोगों को बताते हैं। तो इस प्रकार से हमारे बच्चों और महिलाओं के माध्यम से 1 लाख से अधिक पौधे इस क्षेत्र में लग गए। मां साहब, आपको लगता है कि हमारे लिए आज के दिन में, बेशक हम उत्तराखंड में रह रहे हैं, बहुत बड़ा फॉरेस्ट हमारे पास है, लेकिन पीने के पानी का संकट, आने वाले समय में पर्यावरण का संकट, ये सारा हमारे सामने खड़ा हो जाएगा अगर हमने आज जन भागीदारी के फॉर्मूले को नहीं अपनाया तो? बिल्कुल सर, क्योंकि जिस प्रकार से पहाड़ के ग्रामीण क्षेत्र से पलायन बढ़ रहा है, लोग छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन पलायन बढ़ने के कारण पर्यावरण बिगड़ता चला जा रहा है। जैसे काफी विशेषज्ञ आज से पहले ये मानते थे कि यदि गांव से पलायन हो जाएगा तो पर्यावरण ठीक हो जाएगा। मेरे जो रिसर्च कह रही है कि पर्यावरण, जब लोग चले गए हैं, युवा चले गए हैं, महिलाएं धीरे धीरे छोड़ करके जा रही हैं, तो गांव के अंदर जिस प्रकार से पलायन हो गया है उसके कारण खेती बंजर हो गई है। खेती बंजर होने के कारण जो नौले धारों में पानी होता था वो पानी समाप्त हो गया है। मैंने बहुत सारे बुजुर्गों से बात करी तो उन्होंने कहा कि पहले से खेत जो है, खेतों में हल जोता जाता था, उस हल जोतने के कारण वहां जितना बारिश होती थी वो खेत पी जाता था, वही पानी नीचे जमीन में रिचार्ज होता था। और उसके बाद खेत की जो ढलान होता था वो थोड़ा सा पहाड़ की तरफ को होता था। उसके बाद जब उसकी निराई गुड़ाई महिलाएं करती थी तो उससे भी पानी जो है रिचार्ज होता था, अंदर को जाता था पानी, उससे नौले धारे होते थे। अभी पर तक वो अभी आपका जो जो स्थितियां कॉन्सेप्ट हैं है ना हमारी, मां साहब, आपका जो कॉन्सेप्ट जी है कि पानी बोओगे नहीं तो पानी उगेगा कैसे, जरा ये कॉन्सेप्ट समझाइए हमारे व्यूवर्स को कि क्यों जरूरी है पानी बोना आज के दिन में। देखिए, यही जो मैं बता रहा हूँ कि पानी बोना इसलिए आवश्यक है क्योंकि खेत सब बंजर हो गए हैं, क्यों हल जोतना पहाड़ों में लगभग लगभग बंद हो गया है। तो जितने भी खेत पहले से होते थे उन खेतों में हल जोता जाता था। हल जोतने के कारण जब बारिश होती थी तो पानी, खेत जो है पानी को पी जाता था, वो नीचे कहीं चला जाता था। ऊंचाइयों पर जितने भी खेत थे जुते हुए थे, मेरे को याद है छोटे छोटे खेत भी जो है जोते जाते थे, उनमें पानी पड़ता था तो वो सब के सब, वो खेत जो है खाव का काम करता था। मुडेर जो है बहुत बड़ी होती थी खेत के किनारे से, खेत के अंदर पानी रुकता था। और साथ में खेत का जो ढलान था वो अंदर की तरफ पहाड़ की तरफ होता था। आधे खेत में मडुआ बोते थे और आधे खेत में धान बोते थे पहले से पहाड़ की ऊंचाइयों पर, ये मैंने देखा है पिछले 30 साल। लेकिन जब पलायन बढ़ा, पलायन बढ़ने के बाद जो है ये खेत सारे के सारे जो है बंजर हो गए। अब जब खेत बंजर हो गए तो जितना बारिश होती है सब की सब निकल जाती है। अभी जो गवर्नमेंट की नीतियां कहूं या सामाजिक ये वो गड़बड़ गड़बड़ हो गया इसको कहूं कि ये गांव वालों की जरूरत पेड़ और घास नहीं रही। जब पेड़ और घास गांव वालों की जरूरत नहीं है तो वो लोग घास को ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। झाड़ियां पहले से सब कट जाती थी गांव के अंदर, लेकिन अब जो है किसी की लकड़ी की जरूरत नहीं है लोगों को। अब ज्यादातर लोग गैस जलाते हैं, जो लोग गांव में रह गए हैं वो लोग गैस जलाते हैं, घास नहीं काटते हैं अब गांव वाले, क्योंकि पशुपालन बहुत कम होता चला जा रहा है। उसके कारण जब बरसात, जब गर्मी पड़ती है तो एक तरफ से आग लगती है तो बहुत ज्यादा आग लग पूरे जंगलों में लग जाती है। आज मैं देख रहा हूँ जिस 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 जंगल में एक लकड़ी का पेड़ के लिए नीलाम होता था, जब वो सूख जाता था, आज पेड़ के पेड़ नीचे पड़े हुए हैं, कोई ले जाने वाला नहीं। ये स्थितियां हैं। तो लेकिन मां साहब, पेड़, एक बात ये हो बताइए, गया कि हम हर लकड़ी और हर घास हमारी आवश्यकता खत्म कर दी। हम हर बात के लिए सरकार पे छोड़ देते हैं, लेकिन आपको लगता है ये जो नीरसता है पर्यावरण को लेकर, पानी बचाने को लेकर, या अपने सामाजिक सामाजिक दायित्व निभाने को लेकर, ये नीरसता आने वाले भविष्य में हमारे लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है सर, बनेगी, वो बहुत बड़ी खतरा बन रहा है, बन सकता है, नहीं बन गया है।
पानी आज ये रिस्कन नदी जिस पर हम लोग इस वक्त लगे हुए हैं पिछले 10-12 साल से, रिस्कन नदी किस प्रकार से बचाई जाए, तो उसके लिए जो मैंने अपील करी कि भाई उसके नौले धारे सब सूख गए हैं। अब लोग पानी की समस्या के कारण गांव छोड़ने लगे हैं। ये ये खतरा बन चुका है। अभी जो हम लोग ने रिस्कन नदी पर फोकस किया है, तो इसमें जो हमने अपील करी है, सरकार से भी अपील करी है, और ऐसा नहीं कि सरकार से ही अपील करी है, पिछले 10 साल से मैं अपने जो पढ़ाए हुए 33 साल हो गए मुझे इंटर कॉलेज में, जो मेरे ही पढ़ाए हुए विद्यार्थी हैं, उन वो विद्यार्थी पूरा खाव खोदने में, हर खेत में एक खाव खोद रहे हैं। अपने अपने खेतों में पानी अब हल नहीं जोत पा रहे हैं तो उसमें खाव खोद रहे हैं, पहाड़ की ऊंचाइयों पर खाव खोद रहे हैं, अपने अपने पैसे से खाव खोद रहे हैं। कुछ रिटायर्ड लोग जो हैं अब जो है बहुत सारा पैसा पानी के काम पर लगा रहे हैं। वो लोग पिछले 10 साल से हमें हेल्प कर रहे हैं, हम लोगों को यहाँ पर खाव खोदने के लिए दे रहे हैं। अगर कोई गरीब मजदूर है तो उनको दे रहे हैं बकाया। ऐसा नहीं कि जनता भागीदारी नहीं कर रही है, जनता भागीदारी अपनी जगह कर रही है, लेकिन हमको कहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि सरकार की नीतियां ही पूर्ण रूप से दोषी हैं, हम लोगों को भी भौतिकतावाद में थोड़ा सा गांव से बाहर जाने का आजकल सिस्टम चल गया है, जिसके कारण थोड़ा पर्यावरण बिगड़ना शुरू हुआ है। ये एक मैं कहना आखिरी सवाल चाहूंगा मां साहब मैं क्योंकि आपसे जानना चाहता हूं, कैसे हम अपने बच्चों को, खासकर युवा आबादी को पर्यावरण से जोड़ें, जल संरक्षण से जोड़ें, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान हमारी युवा आबादी को झेलना पड़ेगा। जो स्वास्थ्य बिगड़ेगा उनका बिगड़ेगा, जो पानी की कमी होगी उनके सामने एक बड़ी खड़ी हो जाएगी, सांस लेने में दिक्कत, तमाम तरह की समस्याओं का उनको झेलना पड़ेगा आने वाले समय में। देखिए, इसके लिए तो हम लोग को जगह जगह जो बच्चे हैं स्कूलों में हैं या जो शहरों में रहते हैं और जो क्या नाम ये हमारे ये कस्बों में रहते हैं, इन बच्चों के साथ बहुत ज्यादा चिंतन करना पड़ेगा। खाली उनको बताना नहीं पड़ेगा, चर्चा बैठ करके करनी पड़ेगी कि किस प्रकार से हम उनको समझाएं। जैसे अगर कोई नदी है, उस नदी के 25 साल 50 साल की पहले की स्थिति क्या थी और अभी क्या है, ये हमको बुजुर्गों से उनके साथ जुड़ करके सर्वे करनी पड़ेगी। जो मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अपने स्कूल के बच्चों को, अन्य आसपास के स्कूल के बच्चों को गर्मियों के दिनों में जब छुट्टियां पड़ती हैं या मेरी छुट्टियां, करता हूं कि बच्चे जो हैं जाके सर्वे करें, 50 साल पहले लोगों से पूछें कि 75 साल 80 साल के बुजुर्गों से पूछें कि पहले क्या स्थिति थी जब वो युवा थे और आज ये स्थिति हो गई पानी की, इसके लिए क्यों, किन कारणों से हुए। तो हमको इन सबसे उनको जोड़ना पड़ेगा, सिर्फ किताब से पढ़ा करके नहीं होगा, ये मेरा मानना है। चलिए, आपने हमको बहुत अब महत्वपूर्ण बात। उन नदियों से भी जोड़ना पड़ेगा जो नदियां वहां पर बहती हैं, और उनको उस परिवेश को सिखाना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि ये नदियां ऐसी कम हो रही हैं, इसका पानी कम हो रहा है। वहां के उस पर्यावरण से उसको जोड़ेंगे, तब जाकर के प्रैक्टिकली जा करके घूम करके, तब जा करके मैं समझता हूं कि युवा पीढ़ी समझेगी। और और जिस शहर वालों से में बिल्कुल रहने वाले बच्चों को मैं, इसीलिए हम लोग ने एक और अभियान चला रखा है, चलो गांव की ओर। उस अभियान के तहत हम शहर में जाकर के दिल्ली में, देहरादून में, हल्द्वानी में लोगों से बातचीत करते हैं और कहते हैं कि आप अपने बच्चों को गांव लेके आइए, आप गांव लाना मत छोड़िए। आपका बच्चा अगर दिल्ली में भी पढ़ रहा है तो आप उसको गांव लाइए, गांव के बारे में, अपने घराट के बारे में, अपने अपने गांव के खेत के बारे में, अपने आसपास के परिवेश के बारे में बताइए। कम से कम गांव की एक 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 तस्वीर तो अपने घर में लगाइए कि हमारा गांव ऐसा था। और इसको कई लोगों ने माना है, कई लोग उस पर अब काम कर रहे हैं। गर्मियों में यहाँ शहर से यहाँ अपने बच्चों को लाते हैं, बताते हैं कि ये हम लोग ऐसे पढ़े थे, ऐसे रहे थे, ऐसे जिंदगी जी है। तो ये एक इस प्रकार से जुड़ाव होगा। अगर गांव के बच्चों का और शहर के बच्चों का जो हम लोग गर्मियों में कभी कभी मीटिंग करते हैं, इस प्रकार की मीटिंग करके भी मैं समझता हूं कि नई पीढ़ी समझ पाएगी। बहुत धन्यवाद कानपाल जी, आपने मां साहब आपने बहुत विस्तार से बताया। मैं आपका अभिनंदन भी करता हूं कि एक शिक्षक होने के नाते जो समाज को आप दे सकते हैं आप उससे कई गुना ज्यादा दे रहे हैं। खासकर रिस्कन नदी की आपने बात की, आधे द्वाराहाट की लाइफलाइन है रिस्कन नदी, और रिस्कन नदी गंगा से उसका सीधा जुड़ाव है, क्योंकि रिस्कन नदी गगास, गगास से रामगंगा, रामगंगा से गंगा, यानी ये नदियां जो ट्रिब्यूटरीज हैं ये आखिरकार मिलती गंगा में हैं। और अगर हमने अपनी नदियों को आज नहीं बचाया तो आने वाला समय हमें माफ नहीं करेगा।
हमारी आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। इसलिए बहुत जरूरी है हमें अपनी ताकत के साथ आगे बढ़ना होगा और पर्यावरण के सानिध्य में जीना सीखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी इस खास पेशकश को देखने के लिए।